तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक नंबर 1 है हैदराबाद मुक्ति दिवस। 19 सितंबर 2023 का हैदराबाद मुक्ति दिवस की हम आज बात करेंगे। हैदराबाद आप जानते हैं हिस्ट्री में एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, मालूम आपको? ये निजामों के अधीन आती थी। 2022 में 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है 23 में। ये दिन निजाम शासन के तहत पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत राज्य में विलय होने का प्रतीक है। जैसे जब अगर देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के समय पे अगर मैं कहूं तो हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं बना था। क्यों? क्योंकि आजादी हमें मिली किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र आते थे उन क्षेत्रों में हैदराबाद था ही नहीं। हैदराबाद वॉज इंडिपेंडेंट और इसलिए वो निजामों के अंडर था। अब निजामों को अंग्रेजों ने एक ऑफर किया कि भी आपकी इच्छा है, आपने कहाँ जाना है, पाकिस्तान के साथ या फिर भारत के साथ। तो हैदराबाद की जो स्टेट थी उसको भारत में विलय कर दिया गया था, मैंने मिला दिया गया था। किस तारीख को? 17 सितंबर को। आइए जानते क्या है। हैदराबाद निजामों द्वारा शासित एक महत्वपूर्ण रियासत थी जिसने ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार। जी, निजाम एक तरह के रूलर्स हुए उस एरिया के अंदर। नहीं हाँ, ये उपाधि है, नवाब, निजाम, सुल्तान, राजा, ये उपाधियां हैं। ज्यादातर निजाम ईरान और इराक जैसे इलाके से जो है ना, वहाँ के रूलर्स उनको निजाम कहा करते थे, उस इलाके के रूलर्स को। जैसे इंडिया में हिंदुओं को राजा बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं, महाधिराजा बोल देते हैं। तो वहां पे निजाम, सुल्तान ऐसे शब्द वहां से सुनने को मिलते हैं। बहरहाल जूनागढ़ और कश्मीर की तरह हैदराबाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पहले या बाद में भी भारत में शामिल नहीं हुआ था। तो आजादी के समय कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये भारत का हिस्सा नहीं थे। इसके निजाम का लक्ष्य स्वतंत्र रहना और अपनी सेना को मजबूत करना था। माने जो हैदराबाद जिन निजामों के अंडर था वो निजाम नहीं चाह रहे थे कि इंडिया में शामिल वो हो जाए या पाकिस्तान में शामिल वो हो जाए। वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। हालांकि आंतरिक उथल पुथल के कारण क्षेत्रीय स्थिरता को रोकने और हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करना पड़ा था। मैंने भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया और हैदराबाद को अपने कंट्रोल में लिया था बाय फोर्स। समझे आप? बाय फोर्स ऐसा किया था 1948 में। एकीकरण के बाद निजाम ने भारत में शामिल होने वाले अन्य रियासती शासकों के समान राज्य के प्रमुख के रूप में अपना पद बरकरार रखा था। मैंने कुछ समय के लिए, मैंने पहले भी कहा हिमाचल जीके में जब मैं पढ़ाया था कि जिन जिन रियासतों को इंडिया में शामिल करवाया गया फोर्सफुली, तो उनको कहा गया, उनके रूलर्स को, कि आपको एक महत्वपूर्ण पद देंगे। तो ये राज्य में एक राज्य के प्रमुख के रूप में ये काम करते रहे, जैसे गवर्नर बना दिए, कुछ कर दिया, ऐसे से हो रहा था। पाकिस्तान के विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में शिकायतों को वापस ले लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के बिना भारत का हिस्सा बन गया था। मैंने पाकिस्तान ने हैदराबाद के मुद्दे को कहाँ ले गया था? वो कहाँ ले गया था? संयुक्त राष्ट्र मैंने यूनाइटेड नेशन ले गया था। इस मुद्दे को वो यूनाइटेड नेशन ले गया, मगर हैदराबाद के निजाम ने अपने मुद्दे और अपनी शिकायतों को वापस ले लिया था। ही वॉज हैप्पी कि चलो इंडिया में मर्ज हो गया है, मुझे पावर दी गई है, ठीक है। ही वॉज हैप्पी विद दैट। उनको मालूम भी था कि काफी दिन तक मैं एक इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में हैदराबाद नहीं चला पाऊंगा। वहां के लोगों में भी लोकतंत्र की फीलिंग्स आ रही थी। वो चाह रहे थे कि हम भी लोकतांत्रिक रूप से अपने राजा, जो भी उनके रूलर्स, उनको चुने। मैंने एक एडमिनिस्ट्रेशन हो जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी की फीलिंग वहां आ रही थी उन लोगों के बीच में भी। दैट इज वाई अब वो मान चुके थे वहां के निजाम की एक ना एक दिन तो दिक्कतें आ जानी मुझे, इसलिए मर्ज कर देता हूँ, ये ठीक है। तो खैर 17 सितंबर को ऐसा हुआ था 1948 में।
ठीक है जी। ऑपरेशन पोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन पोलो कई बार एग्जाम में आया है कि ऑपरेशन पोलो किस बारे में था, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में शामिल करना, मर्ज करना, उसके बारे में था। तो हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो के अधीन हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। सही। नेक्स्ट है यशोभूमि। यशोभूमि क्या चीज है? भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में द्वारका नई दिल्ली में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इन्हें यशोभूमि कहा गया है। मैंने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IIC को यशोभूमि कहा गया है। अब ये चीज क्या है? क्या 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक की कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक की कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में अपना स्थान बनाएगी। मैंने एक मल्टी कल्चरल और इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल कॉपरेशन में ये सहायता करेगी। राइट। तो इन शॉर्ट आप इसमें ज्यादा मत लिखिए। यशोभूमि का मेन पर्पस क्या है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक्सपो सेंटर के बारे में है ये, और इंडिया का यहाँ मुख्य पर्पस है कि यहाँ पर बाहरी कंपनीज आए और ट्रेड करें। ट्रेड मीन्स गुड्स बनाएं, सर्विसेज बनाएं और देश को आगे लेके जाएं। यशोभूमि। राइट। तो मेन हमारा पर्पस क्या है? इस इनिशिएटिव के तहत जो है फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए, ट्रेड करें, कंपनी यहाँ लगाएं और इस तरह से चीजें की जाएंगी। और कोई खास नहीं है। आपको एग्जाम में सवाल क्या आएगा कि हाल ही में यशोभूमि नामक शब्द खबरों में रहा। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यही सवाल एग्जाम में बनेगा आपको। यशोभूमि का इनिशिएटिव किसने लिया है? भारत में निपाह वायरस से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी गई। मैंने कल परसों ही कहा था निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस कौन सी स्टेट में फैल चुका है? केरल के अंदर। और उससे निपटने के लिए जो है कौन से देश से सहायता मांगी गई है? तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में 12 लोगों की जान चली गई है देश भर में, और ज्यादातर लोग कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंडियन ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कि मेडिकल रिसर्च में टॉप की एजेंसी देश की है। मेडिकल रिसर्च कुछ भी हो ये डिसीजन लेती है। इन्होंने निपाह वायरस को बेअसर करने के लिए किसकी हेल्प मांगी है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ साल पहले इसके लिए एंटीबॉडी डेवलप कर लिए हैं। व्हाट इज एंटीबॉडी? बाहरी वायरस से शरीर को बचाने के लिए हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली क्या पैदा होती हैं? एंटीबॉडीज। और मान लो अगर नहीं हो पैदा एंटीबॉडीज तो हमें बाहर से उनको लेना पड़ता है एंटीबॉडीज को। अंडरस्टैंड करिए, एंटीबॉडी से क्या बनता है? इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है किससे बनता है? एंटीबॉडी से। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारे शरीर के अंदर पाई गई एंटीबॉडीज उनसे लड़ती हैं। यदि हमारे शरीर में सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी उस वायरस से लड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल निपाह वायरस से लड़ने के लिए, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। और जैसे ही वो वायरस हम पर हावी हुआ तो हमारी जान भी ले सकता है। कोविड-19 में जो लोग बीमार पड़ रहे थे, क्यों पड़ रहे थे बीमार? क्योंकि उनके शरीर में इनफ एंटीबॉडीज पैदा नहीं हो रही थी। मैंने जो हरा नहीं पा रही थी एक्सटर्नल वायरस को, जो कोविड-19 का वायरस था उन्हें हराने में विफल हो रहा था कई लोगों का एंटीबॉडी। बात सही कि नहीं है? दैट इज वाई एंटीबॉडीज आपको या तो बाहर से लेनी पड़ेगी या आपको बॉडी को खुद जनरेट उसे करना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं। तो एंटीबॉडीज उन्होंने वहां बना ली हैं। फिलहाल आगे इसमें क्या डिस्कस करना कोई खास नहीं है। क्या इनको मानव शरीर पर परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया गया है? नहीं किया है। फिलहाल इनको ह्यूमन पे ट्राई नहीं किया गया है।
एक तरह का आप कह सकते हैं एक प्रोटोटाइप बन चुका है, एक प्रोटोटाइप बन गया है। प्रोटोटाइप मीन्स कि आपने टेस्टिंग कर ली है, पर ह्यूमन पे टेस्टिंग फिलहाल नहीं करी है। ह्यूमन जैसे स्पीसीज पे टेस्टिंग कर ली है, जैसे मान लो आपने मंकी पे टेस्टिंग कर ली है, एप्स पे, लंगूर पे टेस्टिंग कर ली है, पर फिलहाल ह्यूमन पे इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। विश्वासघात कानून, एंटी ट्रस्ट लॉ। विश्वासघात मन एंटी ट्रस्ट, जब कोई किसी का विश्वास तोड़े, दैट इज कॉल्ड विश्वासघात। अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन आपको साइट पे जाके मिल जाएगी। एंटी ट्रस्ट लॉ एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में विश्वासघात कानून किसके बारे में लेकर आया है, ये किसके बारे में है। तो एंटी ट्रस्ट जो लॉ है, ये विश्वासघात जो कानून है, वो गूगल पर लगाया गया है हाल फिलहाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वासघात कानून जो है वो इस समय गूगल पर अप्लाई किया गया है। और कौन सी अदालत में? अमेरिका में गूगल पर केस चल रहा है। अमेरिका में गूगल पर केस चल रहा है, और उस केस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन खोज, मैंने ऑनलाइन सर्च में, जब भी आप ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं तो आप किस पे सर्च कर रहे हैं? गूगल पे। ऑनलाइन कुछ भी सर्च करना हो, हमारे लिए एक ही जरिया है, दैट इज गूगल। तो गूगल है क्या? गूगल एक सर्च इंजन है ना, गूगल एक सर्च इंजन है। तो सवाल सीधा है कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, एक ही कंपनी का सर्च इंजन क्यों है हमारे सामने? रीजन क्या है? गूगल ने इसमें मोनोपोली, मैंने एकाधिकार बना लिया है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑफर करता है कि आपके फोन में मेरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एंड्रॉयड हो। वीवो, ओप्पो, शॉमी, रेडमी, सैमसंग, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड है कि नहीं है? एंड्रॉयड किसका है? गूगल का है। और सभी जो भी फोन आपके हैं उनमें गूगल ऑटोमेटिक है कि नहीं है? गूगल एज अ सर्च इंजन ऑटोमेटिक कि नहीं? ऐसा आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करते होंगे सेपरेटली, पर गूगल ऑटोमेटिक है कि नहीं है? तो आपको जब सर्च करना होता है फोन के अंदर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या पड़ा हुआ? सर्च इंजन गूगल। तो किसी और सर्च इंजन की तरफ आप मुड़े ही नहीं, हम लोग मुड़े ही नहीं। दिस इज कॉल्ड किलिंग ऑफ कंपटीशन। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को बिल्कुल मार दें, ध्वस्त कर दें, ताकि कंपटीशन किल हो जाए और आप ही मार्केट में रहें, दैट इज कॉल्ड अपने एकाधिकार को बनाए रखने की पहल करना। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, उसने सबसे पहले क्या किया? एकाधिकार बनाने का प्रॉमिस लिया वहां की महारानी से कि हम मोनोपोली मेंटेन करेंगे इंडिया के अंदर, मैंने कोई भी ब्रिटेन से दूसरी कंपनी इंडिया नहीं आएगी। तो पहले उसने ये किया। उसके बाद उसने क्या किया कि फ्रेंच हो या डच हो या पोर्टुगीज हो, सारी कंपनीज को यहाँ डिफीट किया, लोकल राजाओं, सुल्तानों, नवाबों को यहाँ डिफीट किया और अपनी मोनोपोली हिंदुस्तान में क्रिएट कर दी। तो इंडिया में एक ही कंपनी का सामान आ रहा था, दैट कंपनी नेम वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये होती मोनोपोली। मोनोपोली में एक ही कंपनी जब मार्केट में होती है तो वही डिसाइड करती है कि क्या देना है और क्या रेट इसका लगाना है। बात सही कि नहीं है? अगर परफ्यूम सिर्फ फॉग के आएंगे तो हमारे पास जब चॉइस ही नहीं है, हमें उसे लेना है फिर। अब वो रेट रखे 200, 400, 600, 800, देना पड़ेगा। कोई और चारा हमारे पास नहीं है। दैट इज वाई मोनोपोली जब किसकी बन जाती है ना, तो फिर मार्केट के अंदर वो अपने तरीके से ही अपना रूल चलाता है, अपने फॉर्मूले वो चलाता है, अपने रेट आगे चलाता है वो, क्योंकि कॉम्पिटिटर कोई है नहीं उसके सामने। ये बात यहाँ पे है। तो अभी पाया गया कि एप्पल हो या एप्पल, बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल जैसी कंपनी के साथ भी गूगल का क्या है? एग्रीमेंट है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी गूगल का एग्रीमेंट है, क्योंकि एप्पल के आईफोन के अंदर भी गूगल ऑटोमेटिक है। तो उन्होंने उनके फोन के अंदर, मैंने आप गूगल जो उनका डिवाइस है, ऐप है, उसे आप हटा नहीं सकते हैं। कभी ट्राई करके देखना, हटा नहीं सकते आप वहां से। गूगल क्रोम अलग चीज है, क्रोम तो ब्राउजर है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे आप, अरे आप अपना फोन करिए, ऑन करिए इस टाइम पे, आप अपने फोन में गूगल देखिए, गूगल कहां पर है। गूगल क्रोम अलग चीज है, गूगल को देखिए आप। मेरा आपको गूगल, जिसपे आप क्लिक करेंगे, गूगल के साथ में नीचे यूट्यूब वाला भी सारा होगा, है कि नहीं है?
विच मीन्स गूगल ने अपना ये सर्च इंजन, यूट्यूब सारा डाल दिया ना वहां पर। अगर आप उनको वहां से हटाना चाहें, हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। इट मीन्स परमानेंटली हमारे डिवाइसेस में गूगल ने अपनी एंट्री डाल दी है और हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि हम कोई और सर्च इंजन यूज करते हैं। हमारे दिमाग में क्या है? सिर्फ सर्च मने गूगल। ये क्या हुई? मोनोपोली हुई। तो आप बस इतनी बात याद रखो कि गूगल ने सारी कंपनी के साथ सेटिंग कर रखी है, चाहे वो फिर एप्पल हो, चाहे रेडमी, शाओमी, वीवो, सैमसंग हो, सबके साथ। और सभी के डिवाइसेस पर गूगल एज अ सर्च इंजन ऑटोमेटिक है। और इसे कहते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ, माने विश्वासघात कानून, जिसके तहत गूगल को फाइन पड़ने वाला है अमेरिका में। गूगल के ऊपर ऑलरेडी फाइन पड़ चुका है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। शायद मैंने यहां नहीं लिखा है यूरोपियन, हाँ देखिए यहां देखिए, जबकि यूरोपीय संघ ने पहले गूगल पर अविश्वास उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था। लगभग ये कुछ 18,000 करोड़ के आसपास का जुर्माना था। इतना बड़ा जुर्माना लगाया गूगल के ऊपर कि आप यूरोप के अंदर जो भी फोन आ रहे हैं उन फोन के अंदर अपना सर्च इंजन घुसा रहे हैं और मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं सर्च जो इंटरनेट पे की जाती है उसके ऊपर। फाइन जड़ा इनके ऊपर। कुछ लोग या हम जैसे लोग कभी इतना पैसा कमा नहीं पाएंगे लाइफ में। ये फाइन दे रहा है, औकात देखिए इसकी। मैं कितना बड़ा फाइन पड़ रहा था कि इसकी इनकम कितनी होगी। यदि इसको 18,000 करोड़ का फाइन पड़ रहा है ना, इट मीन्स इसकी इनकम पता नहीं कितनी है, तो इतना फाइन पड़ रहा है। आप जब गाड़ी का आपका चालान होता है 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, राइट, तो विच मीन्स जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको फाइन पड़ता है। ट्रू कि नहीं? और आप ट्रक लेके आते हैं, ट्रक में काफी माल है आपका, तो उसमें फाइन पड़ेगा आपको 10,000 रुपए। तो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग फाइन पड़ते हैं कि इनकी इनकम क्या है। गूगल को अगर 18,000 करोड़ का फाइन पड़ रहा है तो मीन्स की इनकम तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आइए आगे बात करते हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन ये क्या चीज है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं हमेशा से ये मानता रहा हूं कि इंडिया को डेवलपमेंट के साथ में एनवायरनमेंट को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब कुछ साल पहले दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स, कुछ लोग तो चक्कर खा के ग्राउंड में गिर पड़े थे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो इंटरनेशनली इंडिया की इमेज काफी खराब हुई, क्योंकि ये मैच जो हो रहा था वो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हो रहा था और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि अब स्कूल कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको हौसला दे और बोलें कि सबने महीने में एक दिन देना है, या चलो 3 महीने में एक दिन देना है। किसके लिए? प्लांट सैंपलिंग के लिए। जैसे अभी मौसम है कि प्लांटिंग हम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट मोटिवेट करे, प्लांट लाकर हमें दे। जैसे अपनी बात करता हूं मैं यहाँ पर, यदि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले कि आप जितने बच्चे यहाँ पर हैं किसी एक दिन 3 करीब महीने में या 4 करीब महीने कुछ भी करे ऐसा, या जैसे भी महीना लगा हुआ है सैंपलिंग का बरसात के टाइम पे, गवर्नमेंट हमें सैंपल दे दे, पौधे दे दे और बोले लैंड कहाँ पर है, हम उस लैंड में लगा देंगे। गवर्नमेंट गाड़ी देख, उस गाड़ी में हम लोग जाएं, पौधे लगा कर आए और हमारा ट्रिप हो जाएगा, राइट, और पौधे के पौधे लग जाएंगे। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा मुमकिन है। तो बात क्या है कि अमृत वृक्ष आंदोलन जो मैं काफी साल से सोच रहा था कुछ ऐसा होना चाहिए, ये इनिशिएटिव लिया किसने है? आसाम की सरकार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये इनिशिएटिव या एक शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आसाम की सरकार के द्वारा। देखिए क्या है, आसाम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से व्यावसायिक पेड़ों के पौधे लगाकर राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना था। ये इस विश्वास जो भी है ये, इसका मैंने ये चाहते भी 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अब ठीक है, बनाओ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अभियान का प्राथमिक उद्देश्य पूरे असम में 1 करोड़ पौधे लगाना है। इस अभियान के अंदर
1 करोड़ ट्रीज लगाए जाएंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग शामिल थे, अच्छा लगा दिए गए हैं। आसाम सरकार का इरादा 2024 में 8 करोड़ पौधे और 2025 में अतिरिक्त 10 करोड़ पौधे लगाना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा है आसाम प्लांटेशन के अंदर, अच्छी बात है। अच्छा, बस क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्या आएगा कि अमृत वृक्ष आंदोलन किस सरकार का या किस प्रदेश का इनिशिएटिव, या यूं कह लीजिए कि किस राज्य ने इसकी शुरुआत की, ये स्कीम किसकी है? तो आसाम, और बात खत्म। एशिया कप 2023 मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, अभी हाल फिलहाल में एशिया कप हुआ, राइट? और एशिया कप किस टीम ने जीता है? इंडिया ने जीता। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, कुछ बातें इसमें करते हैं। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता दोनों ने, और मोहम्मद सिराज ने प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। मुझे लगता है एग्जाम में आएगा पक्का आपको, जो 3-4 महीने में आगे होंगे, कि मोहम्मद सिराज जो है कौन से स्पोर्ट्स का प्लेयर है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है मोहम्मद सिराज, क्योंकि इसने फाइनल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मोहम्मद सिराज ने फाइनल में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण 6 विकेटें 21 रन देकर आंकड़े का मतलब करके इनको फिर पुरस्कार दिया गया। और अच्छी बात क्या थी कि इनको 5,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला, जो लगभग 4,12,000 के आसपास बनता है, सॉरी 4,15,000 के आसपास बनता है। ये राशि इन्होंने कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में समर्पित ग्राउंड स्टाफ को दे दी है। उनका कहना था कि ग्राउंड स्टाफ के लोग दिन रात काम कर रहे थे, बारिश हो रही, कुछ हो रही है, ये लगातार काम कर रहे थे, तो ये अमाउंट इनको बनता है। और वैसे भी श्रीलंका के दिन काफी खराब चल रहे हैं, आप जानते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई वहां क्या हो चुकी है, बुरे हाल है वहां पर, तो उनको ये पैसा देना उनके लिए आप काफी अच्छी राहत थी, एक अच्छा जेस्चर। देखिए मोहम्मद सिराज की अभी इनकम क्या ही होगी खास, बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली या ये जो रोहित शर्मा है या और बड़े प्लेयर हैं इंडिया में, जिनके एडवर्टीजमेंट के ही उनको पैसे बहुत मिलते हैं। एक व्यक्ति जो भी नया नया है वो लगभग 4.5 लाख के आसपास का, ये 4.25 लाख का अमाउंट डोनेट कर रहा है। इट शोज लार्ज हार्टेडनेस ऑफ दैट पर्सन। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये फाइनल मैच हुआ कहां पर? कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। तो एशिया कप का फाइनल मैच कहां होता है? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। और इसमें जो भी वो इंडिया जीत गया, जो भी है। हाँ जी, इसको सिराज को, अच्छा हाँ, बीसीसीआई के पास तो बहुत पैसा है ना, बीसीसीआई के पास तो पैसे की कमी ही नहीं है। ठीक, अच्छी बात। कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड क्या है, आइए से जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है कि इस वर्ष के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार किनके द्वारा दिए गए हैं? तो ये देश के उपराष्ट्रपति, क्या नाम इनका, जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण समारोह में 84 प्रतिष्ठित कलाकारों को इस बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें 70 पुरुष थे और 14 थी इसमें महिलाएं। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक तो जिन्होंने ये अवार्ड दिया, मुख्य अतिथि हमारे, और 84 कलाकारों को ये अवार्ड मिला है। इस पुरस्कार का महत्व क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे आपको क्या दिख रहे हैं? ओल्ड है ना सारे ज्यादातर, देखिए है कि नहीं है? आप अगर इनको ऑब्जर्व करिए, सारे चेहरे कैसे दिख रहे हैं आपको? सफेद बाल है इनके सबके, ओल्ड है। तो मैं इन पुरस्कारों का महत्व 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने का उद्देश्य है,
जिन्हें उनके उल्लेखनीय योगदान के बावजूद अब तक उनके शानदार करियर में कोई राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। माने उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, पर उन्हें ना कोई पद्मश्री मिला, ना पद्म भूषण मिला। ऐसे कई, मेरी नजर में ऐसे कई एक्टर हैं जो क्या उम्दा कलाकार हैं, पर उनको कभी भी नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया। राइट, तो ऐसे कलाकारों को जो 70 प्लस हो चुके हैं, 75 प्लस हो चुके हैं, उनको कभी मान्यता या ऐसी रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो उनको ही देने का यह अवार्ड है। इसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। एक तो ये बात है जज, और दूसरी बात है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 के अंदर। ये दो बातें आप नोट करिए। अच्छा जी, ठीक है। इसमें 3-4 पॉइंट नोट करने लायक क्या थे? एक तो ये कि क्या ये अवार्ड किसी भी एज को दे देते हैं? नहीं देते हैं। जिनकी आयु कितने से ऊपर हो, ये क्राइटेरिया है। और आप देख पा रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आपको यंग नहीं दिख रहा है, सबकी एज लगभग लगभग जो है 80, 78, 70 ऐसे साल की होगी। उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्हें अब तक देश में सम्मान नहीं दिया गया और जो डिजर्व करते थे पर दिया नहीं गया है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अमाउंट कितना? 1 लाख का। और इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है? 1953 के अंदर। सही ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अच्छा, आपसे पूछूं मैं, शांति निकेतन ये क्या चीज है? तो जानता है शांति निकेतन क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्म ये, शांति निकेतन। आश्रम है, ये तो साफ है बात, आश्रम है। मतलब मेरा भी एक सपना है कि मैं जब थोड़ा फ्री हो जाऊं तो 1 हफ्ता कहाँ रह के आऊं? शांति निकेतन में। तो शांति निकेतन में ऐसा क्या है? शांति निकेतन बड़ा पीसफुल है। मैंने आपको ध्यान लगाना है, अध्यात्म के लिए जाना है, कुछ आपको अपने आप की खोज करनी है, अगर सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है। हम कई बार भीड़ भाड़ में, जीवन की दौड़ में यूं लग चुके होते हैं कि कई चीजें छूट चुकी होती हैं हमसे। माइंड को फ्रेश करना काफी इंपॉर्टेंट है। इस आश्रम में वो शांति और पीस आपको मिल सकती है। तो शांति निकेतन बनाया किसने था और क्या है और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। शांति निकेतन अब एक नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की। 40 ऑलरेडी थी, 41 ये बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन होगा नहीं क्लास 3 या क्लास 2 के लिए। अगले 2-3 महीनों में एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए इसमें क्या है। आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से ये संबंधित है। इस आश्रम को फेमस किसने किया मगर बनाया इन्होंने नहीं था, इनके फादर ने इसे बनाया था। ठीक है जी।
तो पढ़ लेते क्या है। द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन ने को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है, जो भी है। और अभी एक्चुअली निर्णय लिया गया कि शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आपसे अगर पूछना चाहता हूं मैं कि देता कौन है, कौन देता है इसको? यूनेस्को देता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता कौन है? यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट साइंटिफिक कल्चर, बिल्कुल सही कहा। इसकी कहाँ भी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में ऐड किया है, सऊदी अरब के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब जो पहले कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता था, सलमान बिन के बाद जो उनके एक प्रिंस है अभी के, उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं। और यूनेस्को की मीटिंग इस साल वहां पर हुई। ये यूनेस्को की 45वीं क्या थी मीटिंग या सत्र था, 45वां, जो कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। और डिसीजन लिया गया कि शांति निकेतन डिजर्व करता है टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जब भी कोई क्षेत्र बनता है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उस एरिया में लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपने सुना कि शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज, फॉर एग्जाम्पल शांति निकेतन के बाहर अब बड़ा सा बोर्ड लगेगा, बड़ा सा बोर्ड, और उस पर क्या लिखा होगा? शांति निकेतन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एकदम से प्रमोशन। तो लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, वहां पर टूरिज्म बढ़ता है, और क्या और फायदे होते हैं। तो हम आगे बढ़े। शांति निकेतन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक आश्रम था, जो एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। विश्राम स्थल मीन्स कि जो लोग अध्यात्म को पाना चाहते हैं आए और यहाँ पर रुके, ठहरे और अपने अध्यात्म को आगे बढ़ाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, पर्पस था। अच्छा, इंडिया जो है ना वो विश्व विरासत के रूप में कौन से स्थान पे खड़ा है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो कौन से रैंक पे आता है? 6th रैंक पे आता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में वो 6ठे रैंक पे आता है। और बात की जाए इंडिया की, ये जो शांति निकेतन है वो कौन सी है? 41वीं साइट है। 40 ऑलरेडी थी, 41वीं ये है। तो ये 3-4 पॉइंट मेरी नजर में तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 पॉइंट मेरी नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। 41वां, इन्हें ठीक से अंडरलाइन करना आप। और मैं तो चाहता हूं सारी बातें मत लिखें आप, शॉर्ट शॉर्ट में ये 5-6 बातें लिखकर इसको निपटाएं। तो शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, ये तो गुजरात के अंदर है शांति निकेतन। तो गुजरात में कि वेस्ट बंगाल में? तो चेक करो वेस्ट बंगाल में ना हो शांति निकेतन। देवेंद्रनाथ और ये तो वेस्ट बंगाल में इन्होंने जीवन जिया है ना, ये तो बंगाली थे। तो एक बार चेक कर लो आप लोग किस कोई गूगल पे कि शांति निकेतन मुझे तो बंगाल में होना चाहिए, पर कुछ बंगाल में ही ना, वेस्ट बंगाल में ही। ये महात्मा गांधी भी शांति निकेतन में रहा करते थे, बट फिर महात्मा गांधी एक्चुअली गुजराती थे, तो गुजराती बेशक थे, मगर वो वेस्ट बंगाल में भी शायद घूमते रहते होंगे। और देश को जो आंदोलन के लिए मोटिवेशन मिली है उसमें शांति निकेतन का बड़ा योगदान है। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर यहाँ जाकर प्लानिंग करते थे, मैच्योर प्लानिंग, कि कैसे अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया जाए। और जीवन में एक आध बार यहाँ जाना ही चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद। साइबर सुरक्षा पर IRDAI की स्थायी समिति। अच्छा, ये है क्या? ये IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। इंश्योरेंस की फील्ड में कई कंपनीज हैं। क्या आपने LIC का नाम सुना है? ये एक कंपनी है। ऐसी बजाज इंश्योरेंस, महिंद्रा इंश्योरेंस, ना जाने कितनी और कंपनी, मुथुबाई कॉर्पोरेशन, सो मेनी कंपनीज। मगर जैसे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है कौन? सेबी। बैंकों को कंट्रोल करता है RBI। वैसे ही
इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट या कंट्रोल करता है IRDAI, और नाम से स्पष्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस की फील्ड की कंपनी को रेगुलेट करना, नहीं तो ये कंपनियां मनमाने तरीके से लोगों से प्रीमियम लेंगी और बाद में मुकर जाएंगी। अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी का इंश्योरेंस लिया है कार का या बाइक का, और आपकी बाइक या कार डैमेज होने पर वो कंपनी इंश्योरेंस का पैसा आपको नहीं दे रही, तो आप कहाँ अपील करेंगे? IRDAI को पत्र लिखेंगे, और पत्र लिखकर जो भी कंप्लेन आपकी है वो सारी उनको डाल देंगे, और वो कंपनी पर कार्रवाई करेगी। पर जब कंपनी पर कार्रवाई होगी तो कंपनी पर कार्रवाई होने के साथ साथ में हर्जाना कंपनी को आपको देना पड़ेगा एक बड़े अमाउंट के अंदर। मान लो कि बाइक का नुकसान हुआ 2000 रुपए का, और ये पैसा नहीं दे रही थी, तो आप मेंटली हैरेश हुए, तो शायद आपको ये 20-30 हजार रुपए देने के लिए कह सकते हैं कि इसको आपने परेशान किया, तो इतना अमाउंट आप पे करो एज हर्जाने या फाइन के रूप में। ऐसे ही होता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज तो अपने मनमाने तरीके से काम कर सकती हैं। IRDAI एक अथॉरिटी है जो इनको कंट्रोल करने के लिए बनी है। बात है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, आपने SBI में पैसा जमा किया था किसी स्कीम में, अब SBI जो है वो मुकर रहा है उस स्कीम में आपको बेनिफिट देने से, तो आपके पास अथॉरिटी क्या है फिर? RBI। उसको पत्र लिखना और वहां पे जाके अपील करना। सही कि नहीं है? बट फिर वही बात है कि आम आदमी कैसे जाए RBI के पास? बाहर ही रोक लिया जाएगा रेडी वाले के पास। कहाँ जा रहे हैं? RBI जा रहा है, RBI में परमिशन नहीं जाने की, ऐसे को एंटर कर ही नहीं सकता है, राइट? बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने एक एग्जाम होता है UPSC ESE का, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का UPSC एग्जाम करवाता है। तो मैंने एंड डेट पे उसकी फॉर्म भरी, एंड डेट पर। मतलब क्या बुद्धि थी कि एंड डेट है और फिर फॉर्म भर रहा हूँ, और शाम को भी 6 बजे, और लास्ट टाइम था 8 बजे। अब साइट पर लोड काफी है तो फॉर्म अपलोड ही नहीं हो रही है। फिर क्या हुआ कि जैसे पौने करीब 8 बजे वो अपलोड हो गई, यहां से हो गया सक्सेसफुल, मगर वहां से मेरा रोल नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं फंस गया, रोल नंबर आ नहीं रहा, रोल नंबर आ नहीं रहा है। एग्जाम नजदीक आ चुका है, डेट आ रखी है, सबके रोल नंबर आ चुके, मेरा रोल नंबर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मैं वो ले गया जो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म थी, रजिस्ट्रेशन नंबर था सारा, वो प्रिंट किया और ले गया कि भाई मैं दिखाऊं कि मैंने जब फॉर्म सबमिट कर दी है, जब आप लिख दिए कि फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, तो रोल नंबर क्यों नहीं आ रहा मेरा? और ESE में 4 ही अटेम्प्ट होते हैं, और एज 30 होती है, तो एक भी अटेम्प्ट गया आपका मीन्स, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि देते रहो एग्जाम, 4 दिए और खत्म फिर उसके बाद। तो उसके लिए एक अटेम्प्ट भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो जब मैं वहां गया, UPSC धौलाकुआं दफ्तर है उनका, तो यहाँ इस दफ्तर से वहां भेज रहे, वहां से वहां भेज रहे हैं। एक्चुअली मैं तब इतनी जानकारी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं सीधे घुस गया। CRPF के जवान होते हैं बाहर खड़े हुए AK-47 लेकर, तो मैंने कहा UPSC दफ्तर जाना है। तो हु यू आर? मैंने कहा एग्जाम की फॉर्म। ऐसे कहते इधर नहीं जाना होता है, ऐसे यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर हो तो ये अंदर भेजते हैं, इधर नहीं होता कुछ काम, आप उधर दफ्तर में जाओ। वहां दफ्तर में गए तो सरकारी एम्प्लॉय पता कैसे काम करता है, ये हमारा काम नहीं, ये उसका काम है, ये हमारा काम नहीं, उसका काम है। तो लगभग मेरे 2 दिन लगे दिल्ली में, तो जाके मैंने अपना काम करवाया। उनको एक एप्लीकेशन लिखा, और एप्लीकेशन लिखने के बाद उनको वेरीफाई करवाया वहां पर जाकर कैसे ऐसा है, तो जाके फिर इमरजेंसी में अंदर ऑफिस से नंबर निकाला जा, अंदर जाकर, अंदर घुसकर दफ्तर में जाकर हंगामा थोड़ा किया कि क्या हो रहा है, और कल एग्जाम की डेट आने, मतलब लास्ट, मतलब जो क्या बोलते हैं, एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम जब होना है, वो 2 दिन बाद एग्जाम था वहां पर, और मेरा रोल नंबर मेरे पास नहीं, क्या करूं मैं? तो इसलिए फिर जब उनको मैंने डराया कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, डराया उनको मैंने, तो फिर जो है उन्होंने मुझे अंदर जाकर रिकॉर्ड मेरा निकाला, और वहां से मुझे इश्यू कर दिया, क्योंकि साइट पर मेरी फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी। मैंने वो भी सच्चे थे, क्योंकि साइट पर मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं है, और यहाँ से मेरी तरफ से हो चुका और मुझे मिल चुका सब कुछ। तो जब ट्रैफिक काफी होता, अब लास्ट डे फॉर्म भरते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं शायद कभी कभी। तो जब मैं वहां गया तो मैंने डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि यहाँ से तो हो गया था, बताइए मुझे क्या करना, क्या नहीं करना है। तो थोड़ा इमोशनल मैं वहां हुआ कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं तो मैं यहाँ फांसी का फंदा लगा लूंगा फैन के साथ, मेरी मौत के तुम जिम्मेवार होंगे।
थोड़ा इमोशनल ड्रामा किया वहां पर, तो जाकर जो है उन्होंने अंदर किया और रिकॉर्ड में दोबारा उन्होंने अपलोड किया मेरा नाम वाम और ये, और ऐसा जुगाड़ हो जाता है बाद में जाकर। बट फिर वही बात है कि धक्के कितने खाने पड़े आपको, आप वहां रह रहे हैं, ना रहने का ठिकाना है ना कुछ है, रेलवे उसमें बस स्टैंड में लेट रहे हैं, कभी उसमें बेंचों पर लेट रहा हूँ, कभी यहाँ कर रहा हूँ, कोई ना दोस्त ना कोई वहां कोई फ्रेंड था वहां पर, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो मेरे बोलने का अर्थ क्या है, कभी भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो जहां एक आदमी कंप्लेन कर सके। तो एक फॉर्म फिलअप नहीं हुई थी, उसके लिए इतना मुझे दिक्कत हो गया, और ऐसा कोई बैंक कर दे और आरबीआई जाना हो तो नामुमकिन सी बात है आपका काम हो जाए। इसे करवा पाएगा वही वकील टाइप आदमी जो होता है, सीए टाइप आदमी जो हाई कोर्ट में वकील है, वो जाएगा काला कोट पहनकर वो काम करवा के लेके आएगा। आम आदमी कैसे घुस पाएगा वहां पे कि क्या है, उसको ऐसे कंफ्यूज कर देंगे वहां पर, ये ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं, आपकी फॉर्म ये नहीं, आपकी फॉर्म वो भरवा के लेके आओ, वहां जाओ फने बाबू के पास जाओ, ये चीजें। बहरहाल इसमें हम बात करें तो हाल ही में साइबर सुरक्षा के ऊपर एक समिति बनाई गई है, किसके द्वारा, IRDAI के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल क्या होगा कि एक साइबर सुरक्षा पर समिति बनाई गई है जो 10 सदस्यीय समिति है, 10 उसमें मेंबर्स हैं, जिनके अध्यक्ष PS जगन्नाथम हैं। ये साइबर सुरक्षा की समिति किसके द्वारा बनाई गई है, तो उत्तर है IRDAI। मेरी नजर में तो एक लाइन बनती है यहां से, मेरी नजर में एक ही लाइन यहां से बनती है, और ये है कि हाल फिलहाल में PS जगन्नाथ की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति बनाई गई है साइबर सुरक्षा के ऊपर। ये किसके द्वारा स्थापित की गई है, IRDAI के द्वारा। ये मेरी नजर में काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। विश्व बांस दिवस 2023 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। विश्व बांस दिवस, बैम्बू, क्या आपके यहाँ पर बांस होते हैं? तो वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। अच्छा, लकड़ियां कई पेड़ों की होती हैं, पर बैम्बू का जो पेड़ है या ये जो वृक्ष है किसका, दैट इज बांस का, इसकी अपनी ही क्वालिटीज है। जैसे लेट मी आस्क यू कि बैम्बू के पेड़ की जो लकड़ियां हैं वो आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे यहाँ से, हाँ जी, सीढ़ियां बनाने के लिए, वेरी गुड। आगे चेयर के लिए आप बताइए, बैम्बू बांस की लकड़ी और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? चेयर हो गया, सीढ़ी हो गई, हाँ जी, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, है कोई आइडिया? कोई अब पिकल अचार बनता है, सही, और कुछ? ये सेटरिंग का सामान होता है, सेटरिंग करवाते हैं ना आप, लेंटर डालते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं ज्यादातर? बैम्बू। पर आजकल लोहे का आ रहा तो चल कोई दिक्कत नहीं है, बैम्बू भी यूज करते थे। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं बैम्बू? बैम्बू के झाड़ू बनते हैं, देखिए आपने, बैम्बू के झाड़ू भी बनते हैं, झाड़ू। बैम्बू की कुल्फी के जो ये होते हैं डंडी, स्टिक्स, वो बैम्बू की बनती हैं, राइट। तो बैम्बू का यूज लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह बैम्बू को हम लोग यूज करते हैं। बैम्बू का घास भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। किस तारीख को बैम्बू डे मनाया जाएगा? 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाएगा। और ऐसे कहते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका एक्चुअली में जन्मदिन होता है 18 सितंबर को, और इनका ड्रीम था कि जो भारत में गरीबी और पर्यावरण को बचाने के लिए बैम्बू के ट्री को प्रमोट करो, बांस के पेड़ को प्रमोट करो। और आप जानते हैं एक बार बांस का एक पेड़ लगा है ना, तो अपने आप आगे से निकलते हैं वो, है कि नहीं? नॉर्मली आप एक जब पेड़ लगाते हैं किसी उसका, तो एक ही पेड़ होगा वो, पर एक पेड़ आप बांस का लगाएं तो उससे कई और पेड़ निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। और इन लकड़ियों का यूज कितना ज्यादा है, दैट इज वाई पॉवर्टी को खत्म करने के लिए बैम्बू कल्टीवेशन करवानी चाहिए। हमारा कर कोई खेत है, वहां से कितने के निकलती होगी मक्की या जो ये गेहूं है, उस पेड़ में बैम्बू लगा दें पूरे का पूरा, तो कितना बैम्बू वहां से निकलेगा। तो इसलिए जो है वो ये बात यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ से कुछ और तो मेरी नजर में नहीं आता यहाँ पर।
इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी लॉन्च किया है। तो आईबी साथी जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईबी साथी लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईबी साथी क्या काम करेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए, अब आपको बताता हूँ, आपने कुछ खास लिखना नहीं है, कुछ खास इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आईबी साथी मीन्स इंडियन बैंक का साथी। जैसे इसका पर्पस है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब काफी लोग अपने बैंक खाते खुलवाएं, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े। इसके लिए इंडियन बैंक ने एक स्कीम लॉन्च किया है, आईबी साथी, राइट। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स लोगों का फॉर्मल बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ने का एक पहल। लोग जुड़े, घर में पैसा ना रखकर बैंकों में पैसा रखें, ताकि बैंकिंग इकोनॉमी भी काफी आगे जाए। और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, मार्च 2023 तक 16.39 करोड़ मूल्य का ई रुपया प्रचलन में है। व्हाट इज ई रुपी? ई रुपी एक कैसी करेंसी है? डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है ना, वैसे ही। तो आप ऑनलाइन तरीके से इसे पे कर सकते हैं, जो ये डिजिटल करेंसी है ई रुपी। तो यूं तो आप ऑनलाइन तो गूगल पे, फोन से पे से भी कर सकते हैं पेमेंट। अब इस ये बाकी करेंसी से अलग कैसे है, इसकी जानकारी मैं करूंगा, आपको दूंगा इकोनॉमिक्स वाली क्लास के अंदर, यहाँ नहीं। जब मैं उसकी डिस्कशन करूंगा कि भाई आप जब इलेक्ट्रॉनिकली पे करते हैं अपने फोन से 20 रुपए या 100 रुपए, उस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में और इस ई रुपी में फर्क क्या है? ई रुपी का पर्पस था जो ऑनलाइन, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, उनको टक्कर देना, सही है ना? इसका पर्पस था। फिलहाल उसमें जाइए आप। पते की बात करते हैं कि ई रुपी कौन से कौन डिनोमिनेशन तक है, तो 50 पैसे से लेके 100 रुपए तक की ई रुपी मुद्रा आपको मिल जाएगी, सही है। यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि 16.39 करोड़ रुपए प्रचलन में समय पे चल रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 बातें यहाँ पर काफी काफी इंपॉर्टेंट। चलिए, बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। सो सी यू टुमारो।